हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहार जीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। दरअसल जब हम शुरुआत किए थे मॉडर्न हिस्ट्री को तो सबसे पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों को पढ़ा, फिर डच को पढ़ा और उसके बाद अंग्रेज। तो जब भारत में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने पहले पुर्तगालियों को कमज़ोर किया, उसके बाद डचों को कमज़ोर किया और अंग्रेज़ एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत में मौजूद रहे। तो अंग्रेज़ के बाद जस्ट एक बड़ी शक्ति आई, वो फ्रांसीसी। और जब फ्रांसीसी आए तो फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को जगह जगह पराजित करने लगे। तो दोनों बड़ी शक्ति जब आमने सामने आई तो दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ और इस संघर्ष में कर्नाटक युद्ध की उत्पत्ति हुई। तो हमारा जो लास्ट क्लास था उसमें हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दो बड़ी शक्ति बची थी। पुर्तगाली और डच पहले जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे अंग्रेज़ों के वजह से और वो दोनों आपस में भी लड़ रहे थे। और अंग्रेज़ जब एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत में बचे तो उनके जस्ट बाद एक बड़ी शक्ति आई, उनको फ्रांसीसी कहते हैं। फ्रांसीसी जब आए तो दोनों अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद एक संघर्ष के तौर पर युद्ध भारत में हुआ जिसको कर्नाटक युद्ध के तौर पर देखते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन चलेगा वो कर्नाटक युद्ध से संबंधित चलेगा। तो दरअसल कर्नाटक युद्ध जब आप पढ़ते हैं तो कर्नाटक युद्ध का मेन कारण क्या था? कर्नाटक युद्ध का मेन कारण था कर्नाटक और हैदराबाद, दो जगह से दो सूबा थे, इन दोनों में नवाब यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध। कर्नाटक के जब नवाब की मृत्यु हुई उनका नाम था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के मृत्यु के बाद वहाँ पर दो लोगों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। एक थे मोहम्मद अली और दूसरे का नाम था चंदा साहब। चंदा साहब के सपोर्टर थे फ्रांसीसी और मोहम्मद अली के सपोर्टर थे अंग्रेज। तो जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, गुटबाजी का माहौल बना। एक को समर्थन फ्रांसीसी गुट कर रहे थे जबकि दूसरे के समर्थक थे अंग्रेज और दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो फाइनली फ्रांसीसी हार गए, चंदा साहब का सिर काट दिया गया। और उसके बाद यही कॉन्सेप्ट हैदराबाद पर भी हुआ लागू क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम की भी मृत्यु वही उसी के आसपास हुई। हैदराबाद के निज़ाम थे आसफ जाह। आसफ जाह की मृत्यु के बाद उनके बेटे नासिर जंग और उनके पोते मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध। तो उनका जो बेटा था नासिर जंग को जब आप देखेंगे तो नासिर जंग ने अंग्रेज़ों से सहायता ली उत्तराधिकार के लिए, जबकि मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों से सहायता ली। और फिर एक युद्ध हुआ जिसको कर्नाटक युद्ध के तौर पर देखते हैं। और इस युद्ध में नासिर जंग मारे गए और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की सहायता से जीते। और मुजफ्फर जंग ने पांडिचेरी के आसपास 80 गाँव दान में दे दिए फ्रांसीसियों को और फ्रांसीसियों ने वहाँ पर एक किला बनाया जिसको फोर्ट लुई का किला कहते हैं। तो दरअसल कर्नाटक युद्ध का मेन रीज़न जो था वो उत्तराधिकार का युद्ध था। लेकिन इसके अलावे फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत से बाहर जैसे कि यूरोपीय देश में भी लड़ रहे थे। जब वो दोनों वहाँ लड़ रहे थे तो इनके आदमी भारत में भी थे, यहाँ भी लड़ेंगे। और इन्हीं के कारण एक युद्ध के तौर पर हम लोग देखते हैं जिसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इससे कई सारे सवाल प्रश्न में पूछे जाते हैं। टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तो हम लोग जब कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे तो इसको हमने एक कॉलम में सजाने का प्रयास किया है। आप सबसे पहले कॉलम बाय कॉलम याद करेंगे। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़े, उसका डेट पढ़े, फिर कारण पढ़े, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो ये पूरा डाटा एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो जाता है और फिर याद करने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आप सबसे पहले इस युद्ध यानी कि हमारा जो पहला कॉलम है वो युद्ध का है। फिर काल कहने का मतलब है वर्ष, कब से कब तक युद्ध हुआ। उसके बाद कारण, क्या कारण थे युद्ध के, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे, दूसरे कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे और तीसरे कर्नाटक युद्ध के क्या कारण थे। उसके बाद कारण के बाद संधि यानी कि दो लोग आपस में जब लड़ेंगे और युद्ध के बाद समझौता होगा, समझौता को संधि कहते हैं। तो उसके बाद हुआ संधि और संधि के बाद कुछ विशेष मतलब इस युद्ध में क्या विशेष रहा और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या सवाल में पूछा जाएगा, यहाँ पर हमने उसको नोट किया। तो अब हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे युद्ध का कॉलम। तो ये तो जनरली याद ही रहता है क्योंकि आप जब प्रथम कर्नाटक युद्ध लिखेंगे तो पक्का है उसके नीचे द्वितीय लिखेंगे, तृतीय लिखेंगे। इस कॉलम के बाद आप यहाँ आइए काल पर, समय पर कि कब से कब तक युद्ध हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। आप पहला का डेट याद रखेंगे 1746 से 48। यहाँ लास्ट 48 में समाप्त हुआ और इसके जस्ट अगले साल 49 में दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। यहाँ पर ध्यान देंगे 1749 से 1754 तक चला दूसरा कर्नाटक युद्ध। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 और इसके अगले साल 1749 में दूसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 1749 से 54।
तीसरा कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे तो 1754 में आप 2 जोड़ दीजिए 56, 1756 से 63। तो अभी आप याद करेंगे इसको, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। 1746 से 48 यानी कि पहले में 1 साल इंक्लूड कीजिए तो अगले साल से दूसरा कर्नाटक युद्ध, और दूसरे के समाप्ति में 2 साल जोड़िए तो तीसरा कर्नाटक युद्ध का स्टार्टिंग है। यानी कि 48 में पहला समाप्त हुआ, 1749 में दूसरा प्रारंभ हुआ, 54 तक चला, और 54 के बाद इसमें 2 साल जोड़िए तो 56 में तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, 1756 से 63 ईस्वी तक। तो सबसे पहले डेट को याद कीजिए, डेट के बाद कारण। तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, यानी ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है और वहाँ पर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों 2 गुट बन गए थे उत्तराधिकार के कारण। वहाँ के लोग जो थे वो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ रहे थे। उसमें एक गुट का समर्थन अंग्रेज कर रहे थे जबकि दूसरे गुट का समर्थन फ्रांसीसी कर रहे थे, और इन दोनों के बीच वहाँ युद्ध हुआ यूरोप में, और उसकी लपटें इंडिया में भी देखने को मिली क्योंकि इन्हीं दोनों के लोग वहाँ भी थे और यहाँ भी मौजूद थे। तो यहाँ भी ये दोनों आपस में लड़े, और इसलिए इसका मेन कारण हो गया ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। उसके बाद दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण देखेंगे, हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार के कारण। अभी हमने आपको बताया कि कर्नाटक के नवाब की जब मृत्यु हुई अनवरुद्दीन के, तब उनके बाद 2 लोगों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। एक थे मोहम्मद अली और दूसरे चंदा साहब। चंदा साहब के सपोर्टर थे फ्रांसीसी गुट, जबकि मोहम्मद अली के सपोर्टर थे अंग्रेज, और इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ फ्रांसीसी हार गए, चंदा साहब का सिर काट दिया गया। और फिर यही सेम चीज़ हुआ हैदराबाद के साथ भी। हैदराबाद के निज़ाम, उनका नाम था आसफ जाह। आसफ जाह की मृत्यु हुई तो उनके बेटे और पोते के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। बेटे का नाम था नासिर जंग। नासिर जंग को अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे जबकि मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, नासिर जंग मारे गए और मुजफ्फर जंग जीते। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को 80 गाँव दान में दिए पांडिचेरी के आसपास, और वहीं पर फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई का किला बनाया था। और दूसरा का रीज़न है हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार के कारण। इसमें 2 गुट बन गए थे, एक फ्रेंच गुट, दूसरा अंग्रेज गुट। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध, इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये 7 साल के लिए चला था। अब यहाँ डेट पे ध्यान देंगे, 1756 से 63, 7 साल। तो इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, जो यूरोप में चल रहा था और उसकी लपटें इंडिया में भी देखने को मिली, और यहाँ भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, और जिसको तृतीय कर्नाटक युद्ध के तौर पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग युद्ध को देख लिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। उसके बाद काल, पहला 1746 से 48 चला। इसके अगले साल दूसरा का स्टार्टिंग है 1749 से 54, 54 में 2 साल ऐड करेंगे तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। उसके बाद कारण, पहले कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार, दूसरे का कारण था कर्नाटक और हैदराबाद उत्तराधिकार, जबकि तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था सप्तवर्षीय युद्ध, जो 7 साल के लिए यूरोप में लड़ा गया था। उसकी लपटें इंडिया में भी देखने को मिली। अब कर्नाटक युद्ध यहाँ पर आप देख लिए कारण के बाद अब संधि, क्योंकि युद्ध समाप्ति के बाद होता है समझौता। समझौता को कहते हैं संधि, और ये संधि, पहले की संधि हुई एला सैपेल की संधि। सवाल में पूछा जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? एला सैपेल की संधि। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा एक्सला सैपेल और कहीं कहीं एला सैपेल, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, दोनों बात एक ही है। एला सैपेल की संधि, और एक पूछा जाएगा डेट कि एला सैपेल की संधि कब हुई, तो जब युद्ध समाप्त होगा तभी संधि होगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को आप देखेंगे तो 1748 में समाप्त हुआ, तो संधि भी 1748 में होगा। तो एला सैपेल की संधि 1748 को आप याद रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई एला सैपेल की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, और पांडिचेरी की संधि लास्ट 1754, तो 1754 में संधि होगी। जब युद्ध समाप्त होगा तब संधि होगी। और तीसरे कर्नाटक युद्ध में हुआ पेरिस की संधि लास्ट 1763, तो 1763 में पेरिस की संधि, और इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ विशेष, अब विशेष पर भी फोकस करेंगे कि इस युद्ध में क्या विशेष रहा। पहले की संधि पर फिर से एक बार रिटर्न फोकस किए। प्रथम कर्नाटक युद्ध में एला सैपेल की संधि हुई, दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई 1754 में, तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई 1763 में। अब विशेष में प्रथम कर्नाटक युद्ध का विशेष देखेंगे तो इसमें हमने यहाँ पर लिखा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले।
जो भारत में मौजूद थे। हमने पूरा नहीं लिखा, वहाँ पर जगह भी बहुत कम था, इसलिए पूरा आता भी नहीं, हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो भारत में मौजूद थे, उन्होंने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर, यानी कि मॉरिशस में जो फ्रांसीसी गवर्नर मौजूद थे, उनका नाम था ला ब्रूदोने, उनको बुलाया भारत, और भारत बुलाने के बाद उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया, अंग्रेज़ों के ऊपर, और उनसे मद्रास का क्षेत्र छीन लिया। तो जब छीन लिया तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुए, और उस संघर्ष में एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं सेंट थॉम का युद्ध। तो सवाल में कई बार आ भी जाता है कि सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत हुआ, तो वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय हुआ सेंट थॉम का युद्ध, आप इसको भी याद रखेंगे। और मेन रीज़न क्या था कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस फ्रेंच गवर्नर ला ब्रूदोने को बुलाया और ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाकर इन्होंने मद्रास का क्षेत्र छीन लिया, और फिर दोनों के बीच संघर्ष हुए, और इस संघर्ष के कारण सेंट थॉम का युद्ध हुआ। तो यहाँ पर फिर मामला सेटल तब हुआ जब फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था अमेरिका के क्षेत्र में, जो अंग्रेज़ों के कब्जों में थे, वह वापस फ्रांसीसियों को दे दिया गया, और फिर मद्रास का क्षेत्र फ्रांसीसियों ने वापस अंग्रेज़ों को दे दिया। तो इस प्रकार मामला सेटल हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपेल की संधि के साथ। उसके बाद दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंबूर का युद्ध हुआ। हमने आपको बताया कि ये उत्तराधिकार का युद्ध था कर्नाटक और हैदराबाद को लेकर। अब तीसरे कर्नाटक युद्ध के विशेष पर आप ध्यान देंगे तो तीसरा कर्नाटक युद्ध जब चल रहा था तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच, आप इसको याद रखेंगे 1756 से 63 के बीच, तब तीसरे कर्नाटक युद्ध में बांडी बास का युद्ध हुआ 1760 में। आप सबसे पहले याद रखेंगे तीसरे कर्नाटक, सवाल में भी पूछा जाता है कि तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध हुआ था, बांडी बास का युद्ध 1760 में, और इसमें किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अब पूरे कर्नाटक युद्ध को याद रखेंगे कि ये कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। सवाल में आ जाए तो फंसना नहीं है, क्योंकि ये पूरा कर्नाटक तीनों जो हुआ वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। हालांकि कारण अलग अलग थे, लेकिन युद्ध जो है इसी दोनों के कारण हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में बांडी बास का युद्ध हुआ, तीसरे कर्नाटक युद्ध में बांडी बास का युद्ध हुआ 1760 में, और ये हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था आयरकूट। तो आप इसको याद रखने का तरीका ये है कि अ से अंग्रेज और अ से आयरकूट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट लाली। इसमें फ्रांसीसियों का पतन हो गया। बांडीबास के युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए अंग्रेज़ों से, और हारने के बाद इनका बोरिया बिस्तर सिमट गया, भारत में इनकी शक्ति समाप्त हो गई, और यहाँ के बाद अंग्रेज जो हैं बिल्कुल भारत में एक बड़ी शक्ति के तौर पर अकेले बचे। अब आप दिमाग भी लगा सकते हैं कि जब कोई अकेला बड़ा शक्ति बचेगा और इसका कोई कंपटीटर नहीं बचेगा तो यहाँ के टेरिटरी पर ये कब्जा करना शुरू करेगा। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ के टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू किया, यहाँ के शासक को पराजित करना शुरू किया। तो यहाँ के शासक कौन थे उनको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के शासक जो थे उस समय जब अंग्रेज फ्रांसीसियों को पराजित कर दिए उसके बाद, तो यहाँ के शासक जो थे वो मुग़ल वंश के शासक थे, और वो उत्तर मुग़ल काल के शासक थे। तो हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो उत्तर मुग़ल काल से संबंधित होगा, क्योंकि अब बचे हैं सिंगल अंग्रेज बड़ी शक्ति के तौर पर। अब ये लड़ेंगे किससे, भारत में मौजूद शासकों से। और भारत पर शासन किसका है, मुग़ल वंश का, उत्तर मुग़ल काल के शासक का। उत्तर मुग़ल के शासक काल के बारे में हम जब पूरा डिफाइन कर लेंगे उसके बाद फिर अंग्रेज़ को रिकंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ दोनों के बीच संघर्ष होता है, यानी कि मुग़लों और अंग्रेज़ों के बीच। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुग़लों को पूरी तरह पराजित किया 1857 की क्रांति में। 1857 तक मुग़ल पूरी तरह पराजित हो गए। उसके बाद मेन भारतीयों के साथ इनका मुकाबला हुआ, और लास्टली 1947 में अंग्रेज़ हारे और भारत से गए। तो मतलब अभी लंबा क्लास चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्तर मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।